इसी पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं और हमारे सहयोगी विकास सारथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले इस पूरे मामले में आज कोर्ट का क्या कहना था, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया 2 बार सुप्रीम कोर्ट इससे पहले पहुंच चुके हैं और जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उनके मामले में आदेश दिया था तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ट्रायल में डिले होता है तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो निचली अदालत में गए, हाई कोर्ट में गए, वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। फिर वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंचे और इस बार ईडी ने ऑब्जेक्शन ये किया कि उनको जमानत के लिए निचली अदालत में ही जाना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत क्यों दाखिल कर रहे हैं। तो ईडी के इस ऑब्जेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तो दरकिनार किया। कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल में डिले को लेकर के पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि अगर ऐसा होता है तो वो दोबारा मनीष सिसोदिया को सुनेगा। दूसरा, ईडी का जो एक ईडी की आपत्ति थी कि पीएमएलए का सेक्शन 45 जो जमानत के कड़े प्रावधान की जहां पर बात होती है वो उसको फुलफिल नहीं करते हैं मनीष सिसोदिया का मामला, तो उसलिए कोर्ट उसमें जमानत ना दे। लेकिन कोर्ट ने आज ये कहा कि लगभग 17 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 18 महीने होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रायल जल्दी शुरू होने वाला नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि लंबे वक्त तक किसी भी आरोपी को, चाहे वो किसी भी तरह का आरोप हो, चाहे वो पीएमएलए का केस हो या वो सामान्य आईपीसी का केस हो, लेकिन जहां पर ट्रायल डिले हो रहा है वहां पर अनिश्चित काल के लिए किसी आरोपी को जेल में रखना ये अन्याय होगा। कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की। दूसरी बात, कोर्ट ने यह कहा कि ईडी ये कह रही थी कि ट्रायल में जो डिले हो रहा है वो आरोपियों की वजह से हो रहा है। ऐसे में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के लिए विशेष रूप से कहा कि उन्हें, कोर्ट को ये नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया ने किसी तरह से दुरुपयोग करके अपने अधिकारों का निचली अदालत की कार्रवाई को डिले करने की कोशिश की है। इसी के चलते कोर्ट ने उनको यहाँ पर बेल दे दी है। दोनों ही मामलों में, सीबीआई और ईडी के मामले में 10 लाख की जमानत है उनकी और इतने ही उनको श्योरिटी देनी है 2। इसके अलावा कोर्ट ने जो नियम तय किए हैं, जैसे कि उनको हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के पास जाना होगा और इसके अलावा वो किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, ये सब आम शर्तें हैं। लेकिन बड़ी बात जो कोर्ट को लगी वो ये कि ट्रायल में ही तय हो, ऐसा ना हो कि ट्रायल से पहले ही किसी आरोपी को लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़े। तो एक बार फिर कोर्ट ने इस नसीहत भी दी है कि जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि बेल जो है वो उसको वो नियम मान के चलें और जेल को एक्सेप्शन माने। तो यही प्रिंसिपल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनाया और ये कहा कि क्योंकि जांच अब पूरी हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है सभी जितनी होनी थी और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना इसलिए कोर्ट को नहीं दिखती क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ईडी और सीबीआई के पास हैं, उनकी कस्टडी में हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जमानत देने से ना तो मनीष सिसोदिया के कहीं भागने का डर है क्योंकि वो एक नेता हैं, समाज से गहरे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके फरार होने की भी कोई आशंका नहीं है। इन सब तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ एडवोकेट आशुतोष मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, 18 महीनों तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे, जमानत मिली, आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि बेल मिलना जो है, जमानत मिलना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये आरोप मुक्त होना इसे नहीं कहा जा सकता है। आप हमें ये बताइए कि क्या इससे मनीष सिसोदिया को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देती है या क्या ये जश्न मनाने का एक पर्याप्त आधार है? देखिए, जश्न मनाने का तो पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि बेल जो है, जो दी गई है, बेसिकली इस बात पे दी गई है कि ट्रायल अभी शुरुआत नहीं हुई, लंबा पीरियड जेल में रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मेरिट पे कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है और सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ आर्टिकल 21 की भी बात हुई थी कि भाई स्पीडी ट्रायल इज़ आल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो उसके कारण मुझे लगता है कि वो एक इफ़ेक्ट किया है बेल देने में। तो ट्रायल तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई, एविडेंस को आए ही नहीं है, तो जश्न मनाने जैसा तो मुझे नहीं लगता कुछ है। बेसिकली एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस कहीं ना कहीं एक्विटल और कन्विक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। लीगल पॉइंट की बात करें, अगर कोई एविडेंसेस नहीं होते तो उनको डिस्चार्ज किया जा चुका होता बहुत पहले, तो यहाँ कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ना यहाँ कोई एक्विटल हुआ है। हाँ, बेल दी गई है, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे दी गई है बेल। बिल्कुल, टेक्निकल ग्राउंड्स पे बेल दी गई है और अगर मेरिट की बात करते हैं तो जो ये पूरा मामला है और जो ये आरोप है उनको जानना भी ज़रूरी होगा। विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, जो आरोप हैं उनकी गंभीरता को अगर देखते हैं तो ये मामला कहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई देता है?
पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है और चार्जेस फ्रेम करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट को लगता है कि जो शिकायतें आई थी और जिस पर सीबीआई और ईडी ने जांच करके अपने आरोप पत्र दिए हैं उनमें तथ्य हैं, इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो के कविता हो, इन सभी को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये माना कि क्योंकि अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाया है और ईडी ने जब पहले कोर्ट में जब सबमिशंस दिए थे, जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मामला आया था, तब ये एक टाइमलाइन ईडी ने एक सजेस्ट की थी कि कब तक ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन वो टाइमलाइन फॉलो नहीं हो सकी किन्हीं कारणों से। और कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें 69,000 पेजेस हैं अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, जो ट्रायल में रखे जाने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में ये सभी मानते हैं कि ट्रायल में देरी होगी। तो कहीं ना कहीं किसी भी आरोपी के भी कुछ राइट्स होते हैं, फेयर ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल भी अधिकार है आरोपी का, तो इसीलिए किसी भी मामले का आरोपी हो जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि पीएमएलए के चलते हम ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 45 की वजह से किसी भी आरोपी को अनिश्चित काल तक जमानत ही नहीं मिलेगी, चाहे ट्रायल कितना डिले हो रहा हो। तो टेक्निकलिटीज अपनी जगह है, लेकिन जहां तक किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है वो भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ट्रायल में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें सजा होनी तय है, इसीलिए कोर्ट ने उनको ये लिबर्टी दी है। जहां तक आरोपों की बात करें तो आरोप की शुरुआत ही मनीष सिसोदिया से होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधे ही पहली बार ये कहा था कि मनीष सिसोदिया ये नीति लेकर के आए थे जिसको कैबिनेट में रखा गया और उसके बाद सबने उस पर सहमति जताई, लेकिन जो रिटेल प्रॉफिट जो था उसको 12% बढ़ाना, 5% से बढ़ाकर 12% करना कंपनियों के लिए, ये आरोप है उनके ऊपर। इसके अलावा आरोप ये है कि उन्होंने जो पहले से लोग इस व्यवसाय में थे उन पर दबाव डाल करके उनको अपने लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कहा गया ताकि साउथ लॉबी को एंट्री दी जा सके। अब साउथ लॉबी ने इसके बदले में 100 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी, किक बैक्स दिए, जिसमें से ईडी ये कहती है कि उसने 45 करोड़ तो स्थापित कर दिए हैं कि वो पैसा कहां कहां गया था, गोवा इलेक्शन में खर्च हुआ, उम्मीदवारों को दिया गया। इसको लेकर के ईडी और सीबीआई का कहना है कि उनके पास आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का भी बयान है गोवा के कि उसको कहा गया कि आप पैसे की चिंता ना करें, आप खुलकर चुनाव लड़ें। तो ये पैसा 45 करोड़ रुपए तो ईडी कहता है कि वो स्थापित कर चुका है और 100 करोड़ से ज्यादा के किकबैक्स दिए गए। उसमें के कविता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने एक ब्रिज की तरह काम किया दिल्ली सरकार और साउथ लॉबी के बीच। तो ये सारे गंभीर आरोप हैं। पैसे के लेन देन को ईडी कहता है कि वो स्थापित कर चुका है। ट्रायल में ईडी की दलीलें, ईडी ने जो साक्ष्य जुटाए हैं वो तो फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा ट्रायल के बाद, लेकिन दोनों एजेंसीज का ये कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, उनके पास अप्रूवर है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस मामले में अप्रूवर बन चुके हैं। 2-3 लोगों को आप छोड़ दें तो मनीष सिसोदिया, के कविता और अरविंद केजरीवाल, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको जमानत नहीं मिली। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जमानत मिली है क्योंकि वो अप्रूवर बने और उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि आखिर पूरी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी वो थी क्या और कैसे इसको अंजाम दिया गया। यहां तक आरोप लगाया गया है कि ड्राफ्ट पॉलिसी साउथ लॉबी के कहने पर बनाई गई और उसके बाद वो कैबिनेट में आई। तो बड़े गंभीर आरोप है मनीष सिसोदिया। बिल्कुल गंभीर आरोप। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, जिस तरह के सबूतों का ईडी और सीबीआई दावा कर रही हैं, उसको देखते हुए कितनी बड़ी मुश्किल में आम आदमी पार्टी दिखाई देती है इस पूरे मामले में, और खुद मनीष सिसोदिया भी जो फिलहाल जमानत पर रिहा हुआ है। जी देखिए, एलिगेशंस जो लगे हैं वो सीरियस नेचर के हैं और इसीलिए अगर आप देखेंगे चार्जशीट में जैसे बात हो रही है, इतने नंबर ऑफ पेजेस के हैं और ये जो भी एविडेंसेस जो कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो करप्शन है और जो एलिगेशंस लगाई गई हैं वो पॉलिसी लेवल का करप्शन है। पॉलिसी लेवल करप्शन में एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक इस्टेब्लिश करना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। ऑलरेडी जैसा बताया गया कि 45 करोड़ के मतलब ट्रैक किया गया कि कहाँ वो पैसा गया है। तो मेरा ये मानना है कि एविडेंसेस जो भी आए हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि बेल दे दी गई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है और ये सारी चीज़ें ट्रायल जब शुरू होगा तो देखने में आएगा कि कितनी बारीकता से ये चीज़ें एविडेंसेस रखी जाती हैं और उसका डिफेंस क्या लेती हैं। अभी के तात्पर्य में अगर मैं बात करूं को बेल देना ना देना कहीं ना कहीं ये एक्विटल या कन्विक्शन की तरफ से कुछ भी पॉइंट आउट नहीं करता है। तो एलिगेशंस भी बड़े ख़तरनाक तरीके से लगाए गए हैं, एलिगेशंस भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंसेस बेल की स्टेज पे तो होते ही नहीं है। तो ये डिफ़िकल्ट है और ये जश्न मनाना कि कहना कि हम जीत गए, मुझे नहीं लगता है कि ये एक जीत और हार का है। इनको बेसिकली प्रोसेस और प्रोसीजर्स में जो लैप्सेस हुए हैं उसके कारण ये बेल मिली है। कहीं ना कहीं अभी ये प्रक्रिया चल रही है। विकास, आपके पास आना चाहेंगे, जो ट्रायल में देरी की बात चल रही है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में जो ईडी या सीबीआई इन्होंने अपने क्या तर्क दिए थे।
देखिए, ईडी और सीबीआई ने यह भी कहा था कि इसमें जो आरोपी हैं, सिर्फ सिसोदिया ही नहीं और भी आरोपी 30 से ज्यादा लोग जो हैं, इन लोगों ने तरह तरह की एप्लीकेशन लगाई। उसको लेकर के निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही थी वो एडजर्न हुई, फिर उन एप्लीकेशंस पर सुनवाई हुई, इसके चलते डिले हुआ है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लेकर के ये कहा कि उनकी तरफ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो एक छोटा सा सवाल आशुतोष जी से भी पूछ लेते हैं। आशुतोष जी, ट्रायल में जो देरी की बात आ रही है, ईडी का ये कहना है या ये एजेंसियों का जो ये कहना है कि लगातार जो है याचिका जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से लग रही थी और ये भी देरी का एक बड़ा आधार था। तो आपको लगता है कि ये जो टैक्टिस जो है अपनाई गई थी मनीष सिसोदिया की तरफ से, ये भी जो है ट्रायल में देरी का एक कारण बनी? जी, और ये जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, ये एक स्ट्रेटजी डिफेंडेंट साइड या अक्यूज साइड लेते हैं कि कहीं ना कहीं कभी एप्लीकेशन लगाएंगे, कभी डिस्चार्ज एप्लीकेशन, कभी उसके ऊपर एक और एप्लीकेशन, तो कहीं ना कहीं ये सब भी लीड करते हैं डिले इन ट्रायल का। मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ इस पे कि ये कहीं ना कहीं अक्यूज्ड इस चीज़ों को प्ली लेते हैं और इन मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखिए, टाइम बाउंड ट्रायल्स की बहुत बार बात हो रही है और इस बार आईपीसीज में भी बात हुई है, सीआरपीसी में जो नया जब आया हमारा कानून टाइम बाउंड ट्रायल, लेकिन अगर देखें तो बहुत मुश्किल हो रही है टाइम बाउंड ट्रायल को। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी लेवल का इशू है, कहीं ना कहीं इस पर रोक की आवश्यकता है कि जो आप एप्लीकेशंस लगाते हैं ये चीज़ें, उसका इंटेंशन क्या होता है और वो उस इंटेंशन के कारण ही डिलेज होते हैं। बिल्कुल, जमानत मिली है लेकिन राहत जो है इसे नहीं कहा जा सकता है। आशुतोष जी और विकास, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के SC ST के सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने ये मुलाकात SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लेकर की। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले के बाद ये अहम मुलाकात हुई। भाजपा सांसद भोला सिंह ने मुलाकात के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी को भी नुकसान नहीं होगा और भरोसा देते हुए कहा कि SC ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो SC ST के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और क्रीमी लेयर के संबंध में ये मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है और मुलाकात के बाद क्रीमी लेयर के प्रावधानों को लेकर ये मुलाकात हुई है, उन्होंने ये बताया। और सांसदों ने SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री से उन्हें आरक्षण भी मिला। SC और ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने के फैसले के बाद ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है और प्रधानमंत्री का सांसदों को ये जो आश्वासन है ये भी अपने आप में अहम माना जा रहा है, जिसमें कहा गया है किसी भी SC ST के भाई को हानि नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से सभी SC और ST वर्ग के माननीय सांसद मिले और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की व्यक्तिगत राय की SC ST रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर के विषय में उनकी राय सुप्रीम कोर्ट की कुछ किसी संदर्भ में आई थी, लेकिन समाज में विपक्षी लोग भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि ये सभी SC ST पर लागू होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने मेमोरेंडम दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राय है, किसी भी SC ST व्यक्ति पर ये इसका लागू नहीं होगा। और हम प्रधानमंत्री जी का आभार करते हैं कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को सोचा, उस पर संज्ञान लिया और सबको आश्वस्त किया कि किसी भी SC ST भाई का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक बेंच ने एक राय कही है, प्रसंगवश राय दी है
कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर क्रीमी लेयर को लागू किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर हम क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं और हम उसको लागू नहीं होने देंगे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से मिला है बड़ा आश्वासन एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर। और आगे बढ़ेंगे, आगे आपको बताते हैं राज्यसभा में सभापति और जया बच्चन के बीच तकरार हुई। जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारे जाने को लेकर जया बच्चन भड़क गईं। उसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जमकर लताड़ा और कहा कि आप सेलिब्रिटी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसन पर उंगली उठाएं। इससे पहले भी एक दिन उपसभापति हरिवंश ने जया बच्चन का पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन पुकारा, जिसे लेकर जया बच्चन ने आपत्ति दर्ज कराई। जया जी, you earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. वहीं जया बच्चन ने भी सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के टोन पर सवाल उठाए। जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज़ नॉट एक्सेप्ट। सभापति और जया बच्चन के साथ नोकझोंक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जया बच्चन को माफी मांगनी चाहिए। जो घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है वो बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता व्यवहार रहा है। विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना को लेकर राज्यसभा में नाराजगी जताई कि और ये भी कहा कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूस की सेना में अब तक 91 भारतीय नागरिकों को भर्ती किए जाने की सूचना मिली है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इनमें से 14 लोगों को छुट्टी दे दी गई है और दुर्भाग्यवश 8 की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि 69 भारतीय नागरिक रूसी सेना से रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। I have myself raised it numerous times with the Russian foreign minister, and when Prime Minister was in Moscow last month, he raised it personally with President Putin, and he got President Putin's assurance that any Indian national who is in the service of the Russian army will be discharged and released.
The problem, sir, is that the Russian authorities maintain that these Indian nationals entered into contracts for service with the Russian army. We do not, we are not necessarily subscribing to that. I share the honourable member's view. I think in many cases there are reasons to indicate that our nationals were misled. लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कोविड के नए स्ट्रेन पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और यदि इसमें कोई परिवर्तन आता है तो सरकार भी रणनीति बदलेगी। Continuous surveillance program which is going on, and in that surveillance program we see to it if there is any change in the virus and if it is mutated or not. All this is being done by our agencies as far as the disease control program is concerned, and in that we always keep a we are vigilant on it and regularly we are monitoring on it, and because of that if there is any change we accordingly change our strategy also. और संसद में किस तरह से चल रही है कार्रवाई, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, कौन से अहम कार्य आज विधायी कार्य जो हैं संसद में हैं, और उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सभापति और जया बच्चन का जो मामला है वो सुर्खियों में रहा है और बीजेपी ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, विपक्ष को जवाबदेही तय करने को भी कहा है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? देखिए, जहाँ पर जया बच्चन हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, इस तरह की घटनाएं खास करके सदन में एक इतिहास रहा है उनका। और आज भी जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे बोलना चाहते थे कुछ, उसके बाद जब उनका हुआ कि उनका माइक ऑफ कर दिया गया, उनका माइक ऑफ कर दिया, ऐसा विपक्ष का कहना था, लेकिन उनकी बारी नहीं थी, उनको नहीं बोलना था। तो वहाँ पर जो सभापति महोदय थे उन्होंने जया बच्चन का नाम पुकारा, उसके आगे अमिताभ जया बच्चन कह के उनको पुकारा नाम बोलने के लिए। इसी पर वो भड़क गई और उसके बाद से एक हंगामा होने लगा और उसका संवेद स्वरों में जितने भी विपक्ष के सदस्य थे उन्होंने वो जया बच्चन के साथ हो गए। इवन सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर और भी जो टीएमसी के डेरेक ओब्रेन सब उनके साथ हो गए और नारा लगाने लगे और उन्होंने शुरू कर दिया कि चेयर को ही माफ़ी मांगना चाहिए, चेयर का जो व्यवहार है वो गलत है। फिर उसके बाद सभापति ने अपना पक्ष रखा और कहा कि बहुत ही इनडिसिप्लिन है और आप चेयर को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। उसके बाद से फिर विपक्ष ने वॉकआउट किया और वॉकआउट करने के बाद फिर जो सदन के नेता हैं जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा ने कहा कि इस तरह का विपक्ष का जो व्यवहार है वो बिल्कुल निंदनीय है कि कोई भी मसला होता है। कल ही आपने देखा होगा जब वक्फ बोर्ड पे जब इंट्रोड्यूस हो रहा था यह बिल, उस समय विपक्ष ने हंगामा किया था और तरह तरह की बातें की थी और आज भी वही चीज़ देखने को मिला। तो जेपी नड्डा ने कहा कि इस तरह का जो व्यवहार है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और एक निंदा का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। हालांकि निंदा प्रस्ताव पास हुआ नहीं, लेकिन निंदा का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। तो ये आज की जो घटना थी। और अगर आपने विधायी कार्यों की बात की है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल जो वायुयान विधेयक है, वायुयान विधेयक अमेंडमेंट बिल 2024, और उस पर कल चर्चा हुई थी, लंबी चर्चा हुई थी, देर शाम तक चर्चा हुई थी, 8:30 बजे तक चर्चा हुई थी लोकसभा में। तो आज लंच के बाद जब कार्यवाही शुरू होगी तो इस बिल को और जो वक्ता अभी बचे हुए हैं, 4-5 वक्ता बचे हुए हैं, और उसके बाद जो मंत्री हैं, संबंधित मंत्री हैं, और वो उस पर जवाब देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है। जैसा कि बहुत सारी घटनाओं में आप देखते हैं कि अगर कोई फ़ोन कॉल कर देता है, फ़ोन कॉल करके कहता है कि फलाना जो वायुयान है उसमें बम रखा हुआ है, तो एक भगदड़ सी मचती है, एक हलचल सी मच जाती है। और उसको अब जो है अगर वो कल्प्रिट अगर वो गिरफ्त में आता है तो कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपये तक के उसको दंड का प्रावधान है। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं इस विधेयक में और ये इस विधेयक का मंत्री जो है, संबंधित मंत्री, वो आंसर देंगे। इसके अलावा एक और बिल, रेलवे अमेंडमेंट बिल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उसको इंट्रोड्यूस किया है सदन में। तो ये भी बिल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैं बताऊं कि 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी और उसके पहले मैं ये जब हाउस में सुन रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग मंत्री महोदय का वक्तव्य था कि ये रेलवे पहले पीडब्ल्यूडी का हिस्सा था और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई
और उसके बाद रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो संवैधानिक रूप से नहीं हुई थी, बल्कि एग्जीक्यूटिव पावर के साथ हुई थी। उसके बाद 1989 में जो पुराना रेलवे एक्ट था 1890 का, तो 1890 के रेलवे एक्ट को बदला गया और बदलने के बाद उसमें एक कमी रह गई थी, यानी रेलवे बोर्ड की जो स्थापना जो हुई थी एग्जीक्यूटिव तरीके से हुई थी, उसको संवैधानिक वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो ये एक कमी रह गई है, तो इस बिल में इस कमी को पूरा किया जाएगा। और उसके अलावा आपने जैसा कि बताया कि किस तरीके से विदेश मंत्री ने जो सदन में जवाब दिया, प्रश्नकाल के दौरान जवाब दिया कि जो रसिया में नौकरी देने के नाम पर, आर्मी में नौकरी देने के नाम पर ठगी हुई है, और उसमें टोटल जो है 91 शिकार हुए थे और उसमें 8 की मौत हो चुकी है, और उसके बाद 14 वापस आए थे, लेकिन वापस भी आए तो वो किसी सहायता, रसिया सेना ने कोई सहायता नहीं किया, न ही रसिया गवर्नमेंट ने कोई सहायता किया। इसके अलावा वहाँ पर 69 जो इंडियन है, जो रशियन आर्मी में है, वो वापस इंडिया आने का वेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी लगातार रूस के विदेश मंत्री के साथ इस संबंध में बातचीत चल रही है और हम जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान चाहते हैं। और इसके अलावा जब मॉस्को में प्रधानमंत्री गए थे पिछले महीने, तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मसले पर चर्चा की थी और जल्द से जल्द समाधान, इस समस्या का समाधान करने की बात कही थी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं बीजेपी सांसद भीम सिंह ने डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक से खास बातचीत की। उन्होंने ओलंपिक में विजयी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत के साथ सरकार का भी इसमें योगदान है और इसके अलावा भाजपा सांसद ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की भी सराहना की। देखिए खास बातचीत। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राज्यसभा के सांसद भीम सिंह जी। सर, कल जो हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, खासकर हॉकी की बात करो, नीरज चोपड़ा की बात करो, किस तरीके से देखेंगे आपसे इसको? पहले तो खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई है, देश की जनता को बधाई है। ये उपलब्धि लगातार हो रही है, ये खुशी की बात है। और सबसे बड़ा तो योगदान खिलाड़ियों का होता है, लेकिन सरकार की नीतियों का भी बड़ा असर होता है। प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है, इसके तहत ऐसा लगा लोगों को, नवयुवकों को, कि सरकार का ध्यान है, तो उस पर मेहनत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को और भी मजबूती दिया जा रहा है। सर, आप चाहेंगे कि सरकार से मांग करेंगे कि उन जो खिलाड़ी मेडल जीत के आए हैं उनको विशेष सुविधाएं सरकार दे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार उनको जितना दे सकती है देगी भी, हमें विश्वास है और देना चाहिए। ये थे भीम सिंह जी, जिनका कहना है कि खिलाड़ियों ने जो जीत हासिल की है, चाहे हॉकी का मैदान हो, चाहे नीरज चोपड़ा का योगदान हो, अपने आप में ऐतिहासिक है और इन खिलाड़ियों को सरकार विशेष प्रोत्साहन, विशेष सहायता प्रदान करेगी। कैमरामैन तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। जेडीयू नेता संजय झा ने हमारे संवाददाता आलोक कुमार से बातचीत के दौरान वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर इसकी सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में पारदर्शिता चाहती है। संजय झा जी हमारे साथ हैं। सर, वक्फ बोर्ड पे जेडीयू का क्या स्टैंड है? देखिए, स्वागत योग्य कदम है जो सरकार ने जो जेपीसी बनाया है,
और हम लोग चाहते थे कि कोई एक कमेटी में अगर संभव हो तो रिड्रेसल के लिए एक होना चाहिए। अगर किसी समुदाय के बीच में कोई कंसर्न है इस बात को लेकर के, उनको लगता है, तो कोई एक प्लेटफॉर्म हो जहां जाकर के वो अपनी बात रखे। तो ये बनने के बाद मुझे निश्चित रूप से लगता है कि किसी के मन में कुछ लोगों ने अगर कोई गलतफहमी है तो वो बात जाके रख सकते हैं। सरकार भी यही चाहती है कि वक्फ में बोर्ड के इशू में ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। ये कहा जा रहा है सर कि अखबारों में छपा है कि जदयू के बहुत सारे सांसद और बहुत सारे विधायक इस जो बिल है उसके खिलाफ हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता किस अखबार में छपा है। जेडीयू में मैंने कहा ना, जेडीयू का ये जरूर था कि भाई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर ये सेलेक्ट कमेटी में चला जाता है तो ये एक अच्छा वो रहेगा कि जो भी स्टेक होल्डर है उनकी बात भी वहाँ पहुँचेगी और उनके मन में कोई बात है तो उसकी गलतफहमी को भी दूर करना चाहिए। तो ये थे संजय झा जी, जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि जदयू के अंदर और टीडीपी के अंदर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के संशय है, लेकिन कल संसद में भी ललन सिंह ने साफ कर दिया कि जेडीयू का स्टैंड बिल्कुल सरकार के साथ है। और अभी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी स्पष्ट किया कि इस बिल पर सरकार के साथ है जेडीयू, और हम आगे भी इस बिल पर जो भी मॉडिफिकेशन होगा, सेलेक्ट कमेटी में गई है और वहां पर जो भी मॉडिफिकेशन होगा हम उसका समर्थन करेंगे। कैमरामैन तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। मीडिया प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला। ये लो भाई, बैंड बजेगी पापा। अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है। पूरे गौरव और उत्साह के साथ हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मौका है हर घर तिरंगा अभियान का, जो आज से शुरू हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है और तिरंगा लगा लिया है। उन्होंने इस बारे में लिखा कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें। और हाँ, अपनी सेल्फी ज़रूर शेयर करें। आज से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के आह्वान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल ली है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछले 2 वर्षों में हर घर तिरंगा आंदोलन एक जन आंदोलन में बदल गया है, जिसमें देश भर में लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं, अपनी सेल्फी अपलोड करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और सभी से अपील कर रहा हूं कि वे भी ऐसा करें और देश के कोने कोने में आज़ादी का संदेश फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अलावा कृपया अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करना ना भूलें। आज से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब तक कई लोगों ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल ली है। इन्हीं में शामिल हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथी भारतीयों के साथ हर घर तिरंगा जन आंदोलन में शामिल होने पर गर्व है। आइए
तिरंगे का जश्न मनाएं और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी साझा करें। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। वर्तमान और भावी पीढ़ी को काकोरी और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा से परिचित कराने के लिए राज्य सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर आज से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद हैं। काकोरी लाइन पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भारतीयों के बीच उपस्थित होने को सम्मान की बात बताया। उन्होंने कहा कि भारत के समुदाय ने न्यूजीलैंड के विकास में अहम भूमिका निभाई। ऑकलैंड में ऐसे जीवंत और ओजस्वी इंडियन कम्युनिटी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के साहस और उपलब्धियों को देखकर गौरवान्वित हूँ। न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे और बहुआयामी है। यहाँ के भारतीय समुदाय इस खूबसूरत देश के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय समुदाय ने यहाँ के विकास और समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। व्यवसायिक से लेकर शिक्षा जगत, स्वास्थ्य सेवा से लेकर प्रौद्योगिकी तक तो आपका योगदान अमूल्य रहा है। मिड डे प्राइम में लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई, और इसी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं सुचित्रा। सीधे चलते हैं सुचित्रा के पास। शुक्रिया रमा। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई खबरों की। सबसे पहले बात नीरज चोपड़ा की। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतकर एक बार फिर देश का मान बढ़ाया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की।
भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतकर एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज की शुरुआत फाउल के साथ हुई। हालांकि उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में अपने बेस्ट थ्रो के साथ भारत को 5वां पदक दिलाने में कामयाबी पाई। इस जीत के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और इतिहास रचने पर नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई। वह लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। भारत को उन पर गर्व है। उनकी ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भारत को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा भविष्य में और भी पदक और गौरव लाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वे एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वे आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वहीं पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने देश के लिए पदक जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की। इवेंट तो काफी अच्छा था, तगड़ा कंपटीशन था और बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब क्राउड हो, और बिल्कुल क्राउड बहुत अच्छा था और कंपटीशन भी काफी जबरदस्त रहा। अपनी कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। और अच्छा करेंगे, मेहनत अभी करेंगे। ये तो दिन है, कभी किसी खिलाड़ी का दिन होता है कभी किसी का, लेकिन हम मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे और अभी आगे और भी कंपटीशन आते रहेंगे, उनमें फिर मेहनत करके और अच्छा करेंगे। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने के बाद उनका पूरा गांव जश्न में डूब गया। परिवार सहित पूरे गांव के लोगों ने उनकी जीत का जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा के पिता और चाचा ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए नीरज के सुनहरे भविष्य की कामना की। लगातार हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी एक बड़ी खुशी की पल है हमारे देश के लिए कि हम लगातार टोक्यो में गोल्ड जीता था और पेरिस में सिल्वर जीत पाए हैं। ये अपने देश के लिए बड़ी खुशी के पल है। पहला जो मेडल आया था वो 87+ मीटर में आ गया था, लेकिन अब की बार आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड 93 मीटर के करीब में आया है। तो और कंपटीशन बढ़ गया है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थ्रो बढ़ानी पड़ेगी, तभी मेडल टैली में खड़े पाएंगे अपने खुद। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर वो कमाल कर दिखाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। वे लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। नीरज साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। उनसे पहले सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने ये उपलब्धि हासिल की थी। पेरिस से मुकेश शुक्ला, पानीपत से अभिषेक महाजन के साथ स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आज के अगर मुकाबलों की बात करें तो आज भारतीय पहलवान अमन सहरावत पर नजर रहेगी, जो कांस्य पदक का मैच आज खेलेंगे। वहीं विनेश फोगाट ने जो अपील की है कैस में कि उन्हें पदक दिया जाए, उस पर भी सुनवाई होनी है। भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे के करीब ये सुनवाई शुरू होगी। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।